Now, at a time when the geopolitical order, the world order, shall we say, is unstable, has changed post the war in Ukraine, a very relevant question which should come to the mind of a serious student of IR is what is the future of BRICS? Where is BRICS? More than a decade ago, ब्रिक्स को लेके बहुत सारी बातचीत चल रही थी, बहुत प्रॉमिसिंग ब्लॉक माना जाता था, ब्लॉक ऑफ 5 डेवलपिंग इकोनॉमीज. This block has a potential to challenge the American-led world order, the American-led global institutions. But the question arises, where is BRICS? आपको याद होगा, आज से 20 साल पुरानी बात है, सन 2001 की बात है. गोल्डमैन सैक के एक इकोनॉमिस्ट थे, जिम ओ'नील, जिन्होंने ये एक्रोनिम बनाया था ब्रिक, यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना. और ये कहा था कि ये चारों देश डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं और 21वीं सदी में बहुत पोटेंशियल होल्ड करते हैं ग्लोबल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए. सो दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करना चाहूंगा हमारे आज के फ्यू मिनट्स के इस एपिसोड में. और यहां पे इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रिक्स का क्या भविष्य है इस 21वीं सदी में, आने वाले टाइम में जब हम ग्लोबल ऑर्डर को, जियोपॉलिटिकल ऑर्डर को बदलता, तब्दील होता दिखाई दे रहा है, तो ब्रिक्स का क्या भविष्य है. चलिए दोस्तों, यहां पे इस कंटेक्स्ट में बात समझनी पहले बहुत ज्यादा जरूरी है कि आज से कुछ 10-12 साल पहले ब्रिक्स को, यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका को एक फोरम माना जाता था जहां पे ये पांचों देश के बीच में कन्वर्जेंसेस को ढूंढा जा रहा था. यानी कि ये ऐसा फोरम नहीं था जहां पे नेगोशिएट किया जा रहा है, गिव एंड टेक की बात यहां पे नहीं करी जा रही थी. बात करी जा रही थी कि कैसे हम ग्लोबल साउथ की सॉलिडारिटी को बढ़ा सकते हैं, चाहे वो मुद्दे हो IMF में, चाहे वो मुद्दे हो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, कैसे हम इक्विटेबिलिटी, कैसे हम एक्सेसिबिलिटी हेल्थ केयर में, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में, कैसे वो बढ़ा सकते हैं लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज में. इस बात का सपना, इस बात का वादा ब्रिक्स देशों ने किया था कि हम अपने इंटरेस्ट को कन्वर्ज करेंगे, इस फोरम को यूटिलाइज नहीं करेंगे आपसी झगड़ों को रिजॉल्व करने के लिए. लेकिन पिछले कुछ 10-12 सालों में काफी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसके चलते आज ये बात हमको सोचने पे मजबूर करती है कि क्या ये सपना जो ब्रिक्स ने हमको दिखाया था, क्या आज वो सपना कहीं हमको पूरा होता दिखाई दे रहा है. आज ब्रिक्स की पोलैरिटी कहां पे है, क्या है ब्रिक्स का भविष्य. सवाल ये खड़ा उठता है कि देखिए, क्या आज के टाइम पे इज देयर एनी स्पेस लेफ्ट फॉर द अलाइनमेंट ऑफ दीज 5 कंट्रीज विद इन द ब्रिक्स. इज देयर एनी स्पेस लेफ्ट फॉर मोर कन्वर्जेंसेस. डेफिनेटली अगर हम 2010s की बात करें तो 2010s में वर्ल्ड इकोनॉमी बहुत डिस्टर्ब थी. अमेरिका में, उसके बाद हमने 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस देखा, 2010-2011 में हमने यूरोजोन क्राइसिस देखा. तो ग्लोबल इकोनॉमी काफी अच्छी सिचुएशन में नहीं थी और काफी उम्मीदी थी ब्रिक्स के ऊपर. ब्रिक्स ने कहा था कि हम IMF में, WTO में रिफॉर्म्स लेके आना चाहते हैं. IMF और WTO की जो चाबी है वो अमेरिका के हाथ में है, उसमें रिफॉर्म्स नहीं आ पा रहे हैं. तो हम तब्दीली लेके आना चाहते हैं, हम ग्लोबल साउथ की आवाज बनना चाहते हैं, हम लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज के कंसर्न्स को रेज करना चाहते हैं. और हमें लगता है, ब्रिक्स ने कहा, हम 5 देशों को लगता है कि हमारे कंसर्न्स, डेवलपिंग देशों के कंसर्न्स UN या WTO या IMF या वर्ल्ड बैंक पे नहीं सुने जाएंगे. पिछले 10 सालों में हमने ये भी देखा, पैंडेमिक की बात हमने देखी, हमने इकोनॉमिक और सोशल डिस्पैरिटी देखी, हमने पॉलिटिकल डिस्ट्रप्शंस भी देखे विद इन ब्रिक्स. और इसके चलते आज के टाइम पे हम ब्रिक्स की अगर हम बात करें तो एक जगह पे रशिया और चाइना है, एक तरफ ब्राजील, साउथ अफ्रीका और इंडिया है. इंडिया और चाइना के बीच में अपने बड़े मुद्दे चल रहे हैं पिछले 2.5 सालों से, द टेंशंस अक्रॉस द LAC. तो अगेन यहाँ पे बात हमको सोचने पे मजबूर करती है कि क्या जगह अभी बाकी है कि ब्रिक्स में और कन्वर्जेंस किया जाए. क्या ब्रिक्स, जिसको सोचा गया था फोरम ऑफ कन्वर्जेंस, क्या वो कहीं फोरम ऑफ नेगोशिएशन तो नहीं बन रहा. अर्ली ईयर्स ऑफ ब्रिक्स की हम बात करें तो जैसे आपको मैंने बताया, अर्ली 2000s की बात है, 2001 की बात है, जब ये एक्रोनिम ब्रिक कॉइन करा गया था जिम ओ'नील के द्वारा, जो कि एक बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट हैं गोल्डमैन सैक के. और ये एक्रोनिम कॉइन करा गया था एज द टर्म के कैसे विदेशी इन्वेस्टर्स, यानी कि जो विदेशी कैपिटल है, वो कैसे अट्रैक्ट किया जा सकता है इन देशों में. The world was watching how well this new grouping integrates itself. दुनिया को, पूरी दुनिया को, वेस्टर्न वर्ल्ड को इस बात को लेके थोड़ा डाउट जरूर था कि ऐसे फोरम में जहां पे इंडिया भी है, चाइना भी है, कैसे यहां पे इंटीग्रेशन देखने को मिलेगा. ब्रिक्स का ये कहना था, यार देखो, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया 2008 में
और उसके चलते हमने ये भी देखा, ब्रिक्स का दावा था कि जो यूनिपोलैरिटी है, जो हेजेमनी है अमेरिका की, वो डिक्लाइन में होगी। और ब्रिक्स देशों ने बोला कि अभी हमने एक दूसरे के साथ कंपीट नहीं करना, अगर अभी अमेरिका डिक्लाइन में है, अगर अमेरिका की हेजेमनी डिक्लाइन में है, तो कैसे हम पांचों देश डेवलपमेंट एजेंडा को ड्राइव कर सकते हैं, स्पेशली अक्रॉस द डेवलपिंग वर्ल्ड। ऑल्दो मेनी पीपल इन द वेस्ट, मेनी इकोनॉमिस्ट इन द वेस्ट, दे हैड देयर ओन एप्रीहेंशंस अबाउट दिस ब्लॉक ऑफ ब्रिक्स। Some even suggested that BRIC would take a conflicting posture कि अभी तो चलो यहाँ पे कन्वर्जेंस की बात आ रही है, लेकिन आने वाले समय में ब्रिक्स के अंदर काफी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज आएंगे, काफी डाइवर्जेंसेस आएंगे। 2011 से ब्रिक बना ब्रिक्स। 2010 में साउथ अफ्रीका को इनवाइट करा गया था ब्रिक फोरम में, तो ब्रिक्स से बना ब्रिक्स। 2011 में जो तीसरा ब्रिक्स समिट हुआ था वो साउथ अफ्रीका का पहला ब्रिक्स समिट था। तो 2011 से हम ब्रिक्स की बात कर रहे हैं, और 2011 से ही ब्रिक्स को और इंस्टीट्यूशनलाइज करा गया। ठीक है, ब्रिक्स जो 5 देश थे ब्रिक्स के अंदर, उन्होंने कहा कि हम इस्टैब्लिश रूल्स के साथ, बाकी एंटिटीज के साथ और इंस्टीट्यूशंस के साथ एक सिनर्जी में काम करना चाहेंगे। तो थोड़ा एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड यहां पे ब्रिक्स को करा गया। हम ब्रिक्स को अंडर एस्टिमेट तो नहीं कर सकते हैं, चाहे आज इंडिया और चाइना के बीच में कंफ्लिक्ट है, आज इंडिया क्वाड में है, आज इंडिया I2U2 में है, इनफैक्ट इंडिया आज एज अ गेस्ट G7 में भी जाता है। तो इंडिया भले ही आज अमेरिका के बहुत नजदीक है, शायद आज से 10-12 साल पहले इंडिया अमेरिका के इतने नजदीक नहीं था, लेकिन फिर भी इस आर्टिकल में बात आती है कि ब्रिक्स को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। ब्रिक्स एज अ ग्रुप रिमेन्स एन इंप्रेसिव अंडरटेकिंग, रिगार्डलेस आप कौन से इंडिकेटर से, कौन से यार्डस्टिक से ब्रिक्स को एग्जामिन करना चाहते हैं। तो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है और जो ग्रोइंग स्ट्रेटेजिक वेट है इंडिया का, चाइना का, इस फोरम में काफी बढ़ चुका है। इनफैक्ट नॉट ओनली इन दिस फोरम बट इंटरनेशनल अरीना में भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अब चाइना की हम प्रगति की बात करें, चाइना की हम उन्नति की बात करें, राइज की बात करें, तो 5 देशों में से शायद यह कहना सही होगा कि चाइना सीम्स टू हैव लिव्ड अप विद द लेगेसी ऑफ कंटिन्यूअस रैपिड ग्रोथ इन द लास्ट 3 decades. China's economy has gone leaps and bounds. A lot of praises to China for that. और चाइना जो कि प्राइमरीली एक एग्रेरियन इकोनॉमी थी, आज के टाइम पे चाइना एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है। चाइना हैज सीन इट्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड सर्विसेज सेक्टर ग्रोन लीप्स एंड बाउंड्स। और चाइना में बहुत सारा FDI भी आया। नाउ ऑफ कोर्स अभी पैंडेमिक के बाद अब ये बात आ रही है कि चाइना में ज़्यादा FDI ना आ जाए, और कंट्रीज हैं, जापान है, साउथ कोरिया है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडोनेशिया है, इंडिया है, कि वहाँ पे इन्वेस्ट करें, विदेशी धन वहाँ पे जाए, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को स्केल अप करा जाए China +1 स्ट्रैटेजी के चलते। वो सब ठीक है, लेकिन ये बात अभी समझनी ज़रूरी है कि पिछले इतने सालों में जो आया है, जो इतना सारा विदेशी धन आया है, FDI आया है, इन्वेस्टमेंट हुआ है, चाहे वो अमेरिका से, चाहे वो यूरोप से, कहाँ हुआ है? चाइना में हुआ है। इंडिया इज इन अ स्वीट स्पॉट। ऑन दी अदर हैंड हम अपनी अगर बात करें, ठीक है हमारी इकोनॉमी इतनी बड़ी नहीं है जितनी चाइना की है, लेकिन इन द लास्ट शैल वी से 10-11 years इंडिया हैज ऑलमोस्ट डबल्ड इट्स GDP पर कैपिटा रेशो। 2015 ऑनवर्ड्स अगर हम बात करें तो जो FDI इंडिकेटर है दैट स्टार्टेड कन्वर्जिंग विद ब्राजील। सरप्राइजिंगली एज फार एज थिंग्स आर कंसर्न नाउ, आई मीन वी आर गेटिंग मोर FDI एज कंपेयर टू ब्राजील। Now that puts India in the second place after China as far as attracting FDI is concerned. और इकोनॉमिक परफॉर्मेंस जो है साउथ अफ्रीका की, ब्राजील की या रशिया की बात करें, कैन हार्डली बी डिस्क्राइब्ड एज स्टडी ग्रोथ फॉर द सेम पीरियड। लुक एट व्हाट इज हैपनिंग इन रशिया, लुक एट द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ रशिया, लुक एट व्हाट इज हैपनिंग इन ब्राजील। देयर इज अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल, ऑल्दो लूला डी सिल्वा ब्राजील के प्रेसिडेंट बन चुके हैं, तीसरी बार बन चुके हैं, लेकिन फिर भी ब्राजील में बहुत पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। ठीक है, रशिया में बहुत पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, बट अगेन इंडिया इज इन अ स्वीट स्पॉट as compared to all these 5 countries. Now, political stability in BRICS की जहां पे बात आती है, तो देखिए BRICS का पोटेंशियल, भले ही आज से 15-20 साल पहले कहा गया था कि बहुत पोटेंशियल है, डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, the whole world was watching BRICS. But let's be honest, the whole world, especially the West, especially America, was only interested to watch Russia and China, that how do they perform. The West was keeping a close watch on the growing ambitions of these two nations. Let's not forget that there was a time before 1991, we had 2 status quoist power. One was the USSR and one was the USA. Post the disintegration of USSR, we have 1 status quoist power and we have 2 revisionist power, which is Russia and China. Russia and China, they want to change the geopolitical order. They are the revisionist power. So, therefore, America was more interested to keep a watch on these 2 countries.
What matters for the cooperation in BRICS is the fact that policy directions and the functioning जो है रशिया और चाइना की, that did not change in the last decade. तो रशिया को, चाइना को, हमने क्रिमिया एनेक्स कर लिया, चाइना ने ताइवान के ऊपर दादागिरी दिखाई, चाइना कहता है कि साउथ चाइना सी मेरा है, ईस्ट चाइना सी मेरा है, ये आइलैंड मेरा है, वो आइलैंड मेरा है। जो अग्रेसिव पॉलिसीज हैं रशिया की और चाइना की, जो दादागिरी दिखाने की जो आदत है रशिया और चाइना की, वो कम नहीं हुई, भले ये ब्रिक्स फोरम बन चुका था। अगर हम बाकी 3 देशों की बात, डेवलपमेंट्स विद इन द अदर 3, अगर हम ब्राजील की बात करें, अगर हम इंडिया की बात करें या साउथ अफ्रीका की बात करें, हमने अपनी डेमोक्रेटिक वैल्यूज को अपहोल्ड किया, ठीक है। हमारे यहां पे हमने ऐसी अपनी कोई एम्बिशियस या अग्रेसिव पॉलिसीज हमने फॉलो नहीं करी हैं, बट द वेस्ट वाज नॉट इंटरेस्टेड टू कीप अ ट्रैक ऑन द पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैपनिंग इन ब्राजील, इंडिया और साउथ अफ्रीका। द वेस्ट वाज मोर इंटरेस्टेड टू कीप अ ट्रैक ऑन द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और शैल वी से द पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैपनिंग इन रशिया एंड चाइना। But it is not just about economic cooperation. So we cannot say that BRICS is only, BRICS को हम केवल इकोनॉमिक यार्डस्टिक से नहीं देख सकते हैं। इसका एजेंडा बहुत ज्यादा ब्रॉड है। ऑल्दो वन विशेस कि अभी पैंडेमिक के टाइम पे हमने देखा कि इंडिया और साउथ अफ्रीका WTO के फोरम्स पे काफी इस कॉज को चैंपियन कर रहे थे कि IPR राइट्स को, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को वेव ऑफ करा जाए, खास करके जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं, कि कैसे हम अभी पैंडेमिक के टाइम पे और तेजी से गरीब लोगों को, डेवलपिंग देशों में लोगों को वैक्सीनेट कर सकते हैं। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं यूरोप में, अमेरिका में, तो वो अपने IPR राइट्स को वेव ऑफ कर देना। वन वुड हैव विश्ड कि ये सपोर्ट इंडिया और साउथ अफ्रीका को ब्राजील, चाइना, रशिया भी दिखाता, लेकिन इतनी सपोर्ट हमने रशिया और चाइना से इस प्रपोजल में नहीं देखी। रशिया एंड चाइना, दे वर ओनली इंटरेस्टेड इन देयर ओन टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट्स। नाउ अभी यहां पे चैलेंज क्या है? ब्रिक्स की जब स्थापना करी गई थी, तो ब्रिक्स की स्थापना इस प्रॉमिस पे करी गई थी दैट देखिए हम एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर देखना चाहते हैं, स्थापित करना चाहते हैं, जहां पे कोई सिंगल स्टेट, कोई सिंगल हेजमन अमेरिका की तरह, या कोई ऐसा अलायंस इकलौता ताकतवर ना हो, उसका डोमिनेंट पोजीशन ग्लोबल अफेयर्स में ना हो। लेकिन आज हम, तो ये शेयर्ड विजन था ऑफ अ न्यू ग्लोबल ऑर्डर, ऑफ एन इक्विटेबल ग्लोबल ऑर्डर। ये एक शेयर्ड विजन था, बहुत आइडियलिस्टिक आइडिया था, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है, ये आज के टाइम पे ये जो ऑब्जेक्टिव था ये सही नहीं है। क्यों? आप चाइना के राइज को देखें, चाइना की टावरिंग पोजीशन विद इन द ग्रुप को देखें, ठीक है, वेदर इन इट्स पॉलिटिकल और इकोनॉमिक वेट, चाइना इज अ कॉम्पिटिटर टू अमेरिका। नाउ चाइना इज नॉट सेइंग, सो चाइना इज सेइंग दैट लुक, ओके, 10 years back, 12 years back, I was talking about, with these countries, with these fellows of having a new global order, but now I'm saying that global order, that so-called new global order should have the influence or should have more of footprint of the Chinese vision, of the vision of Xi Jinping. Now, this is not in alignment with the vision of the other countries or within the BRICS. Now, उसके बाद एक चैलेंज अगर हम कोविड की बात करें, नाउ अगेन 10-12 years back मल्टीलेटरल कोऑपरेशन की बात थी, ब्रिक्स में और कोऑपरेशन बढ़ाने की बात थी। हम न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना देखते हैं, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की स्थापना देखते हैं। पैंडेमिक आया, पैंडेमिक के चलते दुनिया भर ने कहा कि चाइना कसूरवार है। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ये कोविड नहीं है, ये चाइनीज फ्लू है, ठीक है, चलो जो भी है। लेकिन अब पैंडेमिक के चलते इतने सारे देशों ने चाइना से अपना मुंह मोड़ लिया। अब क्या ये ब्रिक्स के लिए अच्छी बात है कि नहीं है? हमारे लिए अच्छी बात हो सकती है कि और इन्वेस्टमेंट यहां पे आएगा, हम अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट अप कर पाएंगे। लेकिन कोविड पैंडेमिक ने ये बात एक्सपोज करी कि हमको अपनी सप्लाई चेन्स को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, यानी कि हमको चाइना के ऊपर निर्भरता कम करनी पड़ेगी और हमको इन्वेस्टमेंट और हमको सप्लाई चेन्स बाकी देशों में करनी पड़ेगी। एवरी कंट्री स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट सेल्फ रिलायंस। नाउ दैट इज फाइन, इट इज गुड टू बी सेल्फ रिलायंट, बट व्हाट अबाउट ब्रिक्स? What about the promise of BRICS? If more investment is being driven away from China, that might be good for India, that might be good for Brazil, that might be good for Australia, but for the whole forum of BRICS, is that good? The promise which BRICS gave to the developing world, is that going to be good? Is that vision in sync? Now, and of course, the war in Ukraine. So Russia is also a very important player in this BRICS forum. But what has Russia done? Russia has taken पंगा. Russia ने unnecessarily, अरे हम कोई नहीं, यूक्रेन को इन्वेट कर लेते हैं, क्रीमिया को हमने इन्वेट किया था, ऐसे हमने क्रीमिया एनेक्स कर लिया था, यूक्रेन को भी इन्वेट करेंगे, यूक्रेन को भी ऐसे कैप्चर कर लेंगे। 2 दिन की बात है, 3 दिन की बात है, ज्यादा महीने की बात है, बट द रियलिटी इज इट्स बीन मोर, इट्स ऑलमोस्ट 1 year.
What is happening? Russia is also suffering from, economic shocks. And not only Russia or Ukraine ki war, that has an impact on the world economy as well. You're seeing the volatility in the energy prices. You're seeing volatility in food prices. What is happening? So this is not good. Now, what is the rhetoric? Now, within the BRICS, there is polarization. Within the BRICS, यहां पे हर कोई आपसे पूछ रहा है, बताओ तुम किसकी साइड पे हो? इंडिया किसकी साइड पे है? ब्राजील किसकी साइड पे है? चाइना किसकी साइड पे है? चाइना रशिया एक साइड पे है, पूरी दुनिया एक साइड पे है. तो लेकिन ये ब्रिक्स का जो भविष्य है इस सब के बीच में तो बहुत धुंधला होता दिखाई दे रहा है ना. ये तो विजन नहीं सोचा था ब्रिक्स ने आज से इतने साल पहले. तो किसी जमाने में आप एक संत थे, आज आप एक सिनर बन चुके हैं. अकॉर्डिंग टू मेनी, ब्रिक्स का जो इंसेप्शन हुआ था वो भी क्राइसिस के बीच में हुआ था. जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, उसके बाद यूरोजोन क्राइसिस आया था. बेशक ब्रिक्स बहुत सक्सेसफुल था शुरुआत में, बहुत उम्मीदें ब्रिक्स के ऊपर थी. बहुत सारे ऐसे इकोनॉमिस्ट थे, बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल कमेंटेटर्स थे जिन्होंने ब्रिक्स को लेकर बहुत वाह भी किया था, बहुत शाबाशी भी करी थी. बट नाउ वी आर इन द क्राइसिस. IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर का रिसेंटली स्टेटमेंट आया था कि 2023 में 1/3 ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी इज हेडेड इनटू अ रिसेशन. Now it is time to examine that what will be the potential of BRICS. What will BRICS do? Will BRICS uphold that promise of providing relief to the global south, to the developing world? And let me also tell you, this comes at a time when India is holding the G20 presidency in 2023. So what is appropriate for China and Russia? That we need to figure it out, because बाकी जो तीन देश हैं, ब्राजील, इंडिया, साउथ अफ्रीका, वो इतना अग्रेशन नहीं दिखा रहे हैं. ठीक है, it is time for China and Russia, whose rhetoric and actions are making the West feel very uneasy. All right, 15 years back, the West was supporting BRICS. The West was coming out of an economic crisis, but now the West is worried. The West is disenchanted by the rhetoric of China and Russia. So the West had welcomed the BRICS formation with a lot of enthusiasm. The initial buzz was definitely followed by mistrust कि भाई BRICS के अंदर भी यहाँ पे conflicts हो सकते हैं, यहाँ पे divergences आ सकते हैं, but nevertheless ऐसा नहीं हुआ था. एटलीस्ट शुरुआत के जो कुछ साल थे ब्रिक्स के. न्यू फ्रेंडशिप्स की बात जहां पे आती है, तो जहां पे अब देखिए यहाँ पे एंटीथेटिकल यानी कि अगर हम बात करें ऑपोजिट व्यूज की, हम बात करें, ब्रिक्स की स्थापना करी कि अभी हमने यूएस लेड वर्ल्ड ऑर्डर को हमने कंटेन करना है, हमने इसको चैलेंज करना है. लेकिन आज क्या हो रहा है? आज इंडिया क्वाड में जा रहा है. ठीक है, क्वाड का ऑब्जेक्टिव क्या है? कि चाइना को कंटेन करना है. इंडिया और यूएस के बीच में 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग हो रहा है. उम्मीद थी कि ब्रिक्स के चलते इंडिया चाइना के बीच में और दोस्ती बढ़ेगी और प्यार बढ़ेगा, टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व होंगे. लेकिन इतने कुछ सालों में भारत अमेरिका के और करीब आ रहा है. हमारी अपनी ऑटोनोमस फॉरेन पॉलिसी है, हमको कोई रोक तो नहीं सकता कि हम किसके करीब जाएं, किसके ना करीब जाएं. हो क्या रहा है? Rather than BRICS becoming more strong, it is the world order, shall we say, the coalition of democracies led by America, whether that's Quad, whether that's AUKUS, whether that's I2U2, भारत इसके करीब काफी जा रहा है. तो ये एक बात सोचने वाली है जब हम ब्रिक्स के फ्यूचर की बात करते हैं. अगेन क्वेश्चन यहां पे अराइज करता है, is there still any room left within BRICS for more convergence? अमंग ब्रिक्स मेंबर्स, इस आर्टिकल में बात कही गई है, भारत है इकलौता वो देश जो कि गेन कर रहा है इस चाइना, रशिया, अमेरिका, वेस्ट कंपटीशन से. बिकॉज इंडिया को एज अ बुली नहीं देखा जाता, रशिया और चाइना को एज अ बुली देखा जा रहा है. ब्रिक्स कैन सर्व एज अ ब्रिज. बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहां पे करी गई है. रशिया को, व्लादिमीर पुतिन को अगर अपनी इमेज सुधारनी है, बिकॉज ऑब्वियसली अगर ये लड़ाई में वो जीत भी जाते हैं तो उनकी वो इमेज, उनका वो ऑरा नहीं रहने वाला जो 2022, जो 24 फरवरी 2022 से पहले का था. तो रशिया को भी अगर अवॉइड करनी है ऐसी सिचुएशन कि पूरी दुनिया रशिया को आइसोलेट करे, पूरी दुनिया रशिया को कहे कि भाई आप लड़ाई हार गए, या चलो आप लड़ाई जीत भी गए लेकिन रशिया की वो वावा नहीं रहने वाली है, तो रशिया के लिए मौका है कैसे वो प्रिवेंट कर सकता है आइसोलेशन बाय यूजिंग ब्रिक्स. तो ब्रिक्स कैन सर्व एज अ ब्रिज. ब्रिक्स कैन इनहैंस द इमेज ऑफ रशिया, ऑफ व्लादिमीर पुतिन, अगर तो रशिया और चाइना अपना रेटोरिक को गिव अप करने को तैयार होते हैं और अगर अपनी ग्लोबल पावर एम्बिशंस को गिव अप करने को तैयार होते हैं. तो कंक्लूजन की जहां पे बात आती है, इन द लॉन्गर टर्म जो ब्रिक्स का फ्यूचर है एज अ फोरम फॉर कंस्ट्रक्टिव डायलॉग एंड एज अ प्रमोटर फॉर मल्टीपोलर शिफ्ट इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, बेशक अभी धुंधला दिखाई देता है लेकिन पोटेंशियल जरूर है अगर रशिया एंड चाइना कैन गेट देयर हाउस इन ऑर्डर. तो देयरफॉर अभी ब्रिक्स के लिए पर्पस क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? ग्लोबल साउथ यानी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, उनके कंसर्न्स को एड्रेस करना, उनके व्यू पॉइंट को समझना. तो बहुत निर्भर करेगा रशिया और चाइना के ऊपर कि क्या वो इस विजन को एक्सेप्ट करना चाहेंगे, स्वीकार करना चाहेंगे, या क्या वो इस
कंडीशंस पे एंगेज करना चाहेंगे या वो अपने ही एजेंडा को पुश करना चाहेंगे, वो अपने ही धक्कीबाजी करना चाहेंगे, वो अपने ही अभी दादागिरी दिखाना चाहेंगे, ये बात पे निर्भर करेगा रशिया और चाइना के एटीट्यूड के ऊपर। भारत की पोजीशन की बात करें, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ब्रिक्स फ्यूचर, अटेंशन शुड बी पेड टू इंडियाज पोजीशन एज वेल, वेदर the West will be able to meet its security challenges. Now we have security threat from China. The West is saying that look, I am here, I'll support you in the wake of any crisis which happens with China. At the same time हम ब्रिक्स में हैं, लेकिन at the same time चाइना ही हमारा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है. In fact, for our foreign policy, for our security policy, Pakistan is no longer a headache. It is China which is a much bigger headache. Now we are also trying to leverage that thing that okay, हम ब्रिक्स में हैं लेकिन हम क्वाड में भी हैं. अमेरिका हमको सपोर्ट करेगा in the wake of a conflict with China. Now that depends whether the West delivers on this promise or not, if at all अगर ऐसी कोई नौबत आती है. At present हमारे इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है और हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं वेस्ट के साथ भी, रशिया के साथ भी, डेवलपिंग वर्ल्ड के साथ भी, ब्राजील के साथ भी, साउथ अफ्रीका के साथ भी. तो वो लेवरेज हमारा है. क्यों? बिकॉज हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है. हम ब्रिक्स को गिव अप नहीं करना चाहते हैं. हम भी वेट एंड वॉच कर रहे हैं. हम ब्रिक्स को और ज्यादा एनर्जाइज करना चाहते हैं. बट अगेन मच डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ रशिया एंड चाइना. तो दोस्तों ये तो अभी तक जो मैंने आपके साथ बात डिस्कस करी मेंस पर्सपेक्टिव के तौर पे थी. अभी थोड़ी सी बात मैं आपको प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव के तौर पे भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं. ब्रिक्स को लेके काफी क्वेश्चंस पीवाईक्यूज में, आईआर के पीवाईक्यूज में भी आप देखेंगे आ चुके हैं. तो कुछ फैक्चुअल बातें प्रीलिम्स ओरिएंटेड वो आपको बताना चाहता हूं. पहली ब्रिक्स समिट कब हुई थी? 2009 में रशिया में. कहां हुई थी? येकातेरिनबर्ग में हुई थी 16 जून 2009 को. तो साउथ अफ्रीका 2010 में. तो ग्रुपिंग वाज ओरिजिनली नोन एज ब्रिक बिफोर द इंक्लूजन ऑफ साउथ अफ्रीका इन 2010. तो 2011 में जो तीसरा समिट था ब्रिक था, यानी कि पहला समिट साउथ अफ्रीका का था, तो वो 2011 में था. ये आपको बात पता हो. उसके बाद फोर्टलेजा डिक्लेरेशन की हम बात करें तो 2011 में जो थर्ड समिट ऑफ जो ब्रिक्स था वो पहला समिट था साउथ अफ्रीका के लिए. कहां हुआ था? ये चाइना में हुआ था. ठीक है. उसके बाद फोर्टलेजा डिक्लेरेशन की बात आती है. इसको छठे ब्रिक्स समिट में डिक्लेयर किया गया था. ये कहां हुआ था? ब्राजील में हुआ था. ठीक है. फोर्टलेजा यानी कि ब्राजील, 15 जुलाई 2014. ये क्वेश्चन आता था कि फोर्टलेजा डिक्लेरेशन इज ऑफन सीन इन द न्यूज बिकॉज ऑफ व्हाई. तो इस तरह के क्वेश्चंस इन द पास्ट आ चुके हैं. इस करके आपके साथ मैं ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी शेयर कर रहा हूं. और एडिशनली आपको ये बात पता हो कि टुगेदर जो है ब्रिक्स दे अकाउंट फॉर 40% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन एंड 30% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी, देयरबाय मेकिंग इट अ क्रिटिकल इकोनॉमिक इंजन. तो ये बात को डायरेक्टली आप कोट भी कर सकते हैं यदि आप ब्रिक्स ओरिएंटेड कोई मेंस में आंसर कर रहे हैं. चलिए ये कुछ बातें थी दोस्तों. मेंस पर्सपेक्टिव से भी हमने ब्रिक्स के बारे में बात करी और प्री पर्सपेक्टिव से भी आपके साथ मैंने इंफॉर्मेशन शेयर करी. जाने से पहले आपके साथ मैं एक एडवर्टाइजमेंट शेयर करना चाहता हूं. वो है हमारे संभव प्रीलिम्स लाइव क्रैश कोर्स के बारे. यदि दोस्तों आप इस क्रैश कोर्स में अवेल करना चाहते हैं, इस क्रैश कोर्स में जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करके इस क्रैश कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. ये कोर्स 28 नवंबर 2022 को शुरू हो चुका था. ये कोर्स 30 अप्रैल 2023 तक है. 28 मई 2023 को आपका प्रीलिम्स का एग्जाम है. तो दोस्तों यहाँ पे इस कोर्स में सबसे अच्छी बात क्या है? मंडे टू सैटरडे डेली लाइव क्लास रहती है 11 AM to 1 PM. 1 PM के 1:30 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, वो कोई बात नहीं है. अगर आप सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो क्लास 2 घंटे की जगह 3 घंटे की भी हो सकती है. तो यहाँ पे स्टैटिक और करंट अफेयर्स दोनों ही कंसेप्ट्स बहुत अच्छी तरह से सब्जेक्ट वाइज आपके साथ डिस्कस किए जाते हैं, आपको अच्छी तरह से कराए जाते हैं. 4000 से ज्यादा क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिए जाते हैं, जिसमें से 8 फुल लेंथ टेस्ट भी हैं और इसमें कुछ स्पेशल क्लासेस CSAT की भी रहेंगी देखने के लिए. तो इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पे जरूर कॉल करें और आपकी पूरी असिस्टेंस की जाएगी. तो मिलेंगे हम बहुत जल्द अपने अगली वीडियोस में. आप अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें. और हाँ, एक जरूर आपने काम करना है. आपने ये बताना है, अगर आप वीडियो एंड तक देख रहे हैं, कि 2023 में ब्रिक्स का जो समिट है वो कहां होगा. ये आपके लिए छोटा सा होमवर्क है, आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है. थैंक यू सो मच. जय हिंद.